चीन के साथ हमारी एक न एक दिन टकराव होना तय है और आज हम सब मिलकर उस टकराव को बस थोड़ा सा आगे धकेल रहे हैं। नेहरू जी चीन गए थे, फिर भी हमला हुआ। हाल ही में मोदी जी भी चीन गए और चीन ने खुद उन्हें बुलाया था, लेकिन इसके बावजूद भारत चीन के हालात सुधर नहीं रहे बल्कि और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और इसकी जड़ में है वन चाइना पॉलिसी, जिसके बारे में बात करने का यही सही वक्त है। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला कई सालों से यूके में रह रही थी, पर उन्होंने वहां की नागरिकता नहीं ली और उनके पास आज भी भारतीय पासपोर्ट ही है। तो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि यूके से ट्रेवल करके जापान घूमने चलते हैं। यूके से जापान जाने वाली जो फ्लाइट थी वो एक कनेक्टेड फ्लाइट थी, मतलब पहले फ्लाइट यूके से उड़कर चीन में रुकेगी और फिर चीन से उड़कर जापान जाएगी। लेकिन जैसे ही फ्लाइट चीन में लैंड करती है उसी वक्त उस महिला को वहां पर 18 घंटे के लिए डिटेन कर लिया जाता है और उन्हें लगातार ये कहकर परेशान किया जाता है कि उनके पास जो पासपोर्ट है वो तो वैलिड ही नहीं है। और उनका पासपोर्ट इसलिए वैलिड नहीं बताया गया क्योंकि पासपोर्ट पर जो पता लिखा था वो था अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत। और चीन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। इसीलिए वहां के अधिकारियों ने उस महिला से कहा कि उन्हें तो चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहिए, लेकिन उस महिला ने साफ साफ मना कर दिया। उन्हें कोई चीनी पासपोर्ट नहीं चाहिए था। उन्होंने तुरंत भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया और एम्बेसी ने आकर उनकी मदद की। इसके बावजूद पूरी स्थिति को हल होने में पूरे 18 घंटे लग गए और किसी को भी अपनी तथाकथित वन चाइना पॉलिसी के नाम पर इस तरह रोक लेना पूरी तरह गैर कानूनी है। और अगर सच कहूं तो चीन को इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कितना उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बेहद सख्त रुख रखता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी किसी भी भारतीय राज्य की सीधी सीमा चीन से नहीं लगती, लेकिन हमें हमेशा यही पढ़ाया गया है कि हमारा पड़ोसी देश चीन है, जबकि वास्तविकता में हमारा असली पड़ोसी तिब्बत है। चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण किया हुआ है और यही वजह है कि हमारी कोई भी बाउंड्री सीधे सीधे चीन से नहीं मिलती। हमारी सीमाएं तिब्बत से लगती है और तिब्बत की सीमाएं चीन से मिलती है। इसी तरह चीन अपनी ताकत दिखाकर दुनिया भर पर यह बात थोपने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ जाएगा तो चीन उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगर कोई तिब्बत को अलग देश मानता है या ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानता है तो चीन उसे मान्यता नहीं देगा, ना ही उससे कोई राजनीतिक संबंध रखेगा और इसके बाद तो वो व्यापारिक संबंध भी तोड़ देता है। और अगर आपको चीन में बना हुआ सामान चाहिए और अगर आपको हमारे साथ राजनयिक संबंध रखने हैं और हमारे साथ काम करना है तो आप तिब्बत को एक अलग देश नहीं मान सकते। और एक बार को यह बात मान भी ली जाए कि अभी तिब्बत पर चीन का नियंत्रण है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो चीन का हिस्सा है, लेकिन ताइवान पर तो चीन का कब्जा नहीं हुआ। ताइवान की अपनी अलग सरकार है और ज्यादातर देश ताइवान के साथ व्यापार तो करते हैं पर उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते। लेकिन तिब्बत के साथ जो हुआ या ताइवान के साथ जो हो रहा है उससे हमें कोई सीधा लेना देना नहीं है। हमारी मेन प्रॉब्लम है अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों को चीन ये दावा करके अपना हिस्सा मानता है कि ये उसकी ही जमीन है। और जब भी हम बात करते हैं कि भारत ने सही कदम नहीं उठाए या भारत चीन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है तो लोग तुरंत कह देते हैं कि ये नेहरू की गलती है। लोग इंडिया बनाम चाइना वाली असली बात को पीछे छोड़ देते हैं और बहस घूमकर कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, यही आ जाती है। मैं किसी पार्टी से पैसा नहीं लेता, इसीलिए साफ कहता हूं दोनों ही मामलों में गंभीर गलतियां हुई है। और अगर सॉफ्ट टोन में कहें तो दोनों की कोशिशें अपनी जगह पर ठीक साबित नहीं हुई, क्योंकि इस बात पर हम दोनों सहमत हो सकते हैं कि हमारे जितने भी पिछले प्रधानमंत्री रहे किसी ने भी भारत के खिलाफ काम नहीं किया। किसी ने यह नहीं चाहा कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके देश को नुकसान पहुंचा दें, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी क्षमता लगाकर जो भी फैसले लिए उनका नतीजा आज तक हमारे पक्ष में उतना मजबूती से दिखाई नहीं दे रहा है। और इसकी एक बहुत छोटी सी समरी में आपको दे देता हूं। नेहरू ने 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जिस समझौते में भारत ने चीन की इस बात को मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, लेकिन हम ये भी मान रहे थे कि उनका पूरा नियंत्रण
चीन अपने हाथ में नहीं रखेगा। हम उसे एक स्वायत्त क्षेत्र मान रहे थे, यानी चीन की सरकार अपने फैसले लेगी और साथ ही तिब्बत के लोगों के पास भी अपनी स्वतंत्रता होगी, वे भी अपने निर्णय ले सकेंगे। लेकिन जिस समय ये सारे फैसले लिए जा रहे थे, चीन दो तरह का खेल खेल रहा था। एक तरफ तो वो तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित कर रहा था और तिब्बत के जितने भी शरणार्थी थे वो भारत में आ रहे थे और भारत उन्हें रहने के लिए जगह दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ चीन क्या कर रहा था? वो अक्साई चीन के अंदर एक हाईवे तैयार कर रहा था और ये हाईवे उसने 1950 से 1954 के बीच बनाया था, जिसे भारत ने 1957 में जाकर खोजा। और जैसे ही भारत को इसका पता चला, भारत भी पूरी तरह युद्ध की तैयारी में लगने लगा। अब आपको लगेगा कि एक हाईवे बनाने का युद्ध से क्या संबंध? तो बात यह है कि जब भी कोई देश सीमा के आसपास बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, उसका मतलब होता है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपके जितने भी सैनिक होंगे, उसके टैंक होंगे या जमीन पर चलने वाली भारी हथियार, उन्हें मूव करने के लिए हमेशा सड़क की जरूरत होती है। अगर वहां कच्ची सड़कें हैं या जमीन स्थिर नहीं है तो आप टैंक जैसी मशीनें वहां ले ही नहीं जा सकते। इसीलिए जब किसी युद्ध की संभावना बढ़ती है तो उसकी तैयारी में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। और अगर आप देखते हैं कि कोई देश सीमा के पास बड़े पैमाने पर सड़कें या सुविधाएं बना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। और भारत ने भी इसे युद्ध की कार्रवाई के रूप में ही देखा था। इसलिए भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। 1957 से 1960 तक भारत ने कुछ हद तक सीमाई इलाकों में निर्माण भी किया, लेकिन 1960 में भारत और चीन के बीच एक शांति समझौता करने की कोशिश हुई, जिसमें चीन ने प्रस्ताव दिया था कि अरुणाचल प्रदेश का जितना हिस्सा आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, बस आप अक्साई चीन हमें दे दीजिए। और नेहरू ने साफ कहा था कि ऐसी बेकार बातें हम मानने वाले नहीं हैं, हम लोग 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1400 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए और उसी दौरान चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। अक्साई चीन असल में भारत का ही हिस्सा माना जाता है। हम अपने मैप में उसे अपने ही क्षेत्र देखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उस इलाके पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि जब कंट्रोल ही नहीं है तो फिर उसे अपने मैप में दिखाते क्यों हैं? तो इसकी वजह 1966 में हुई वो पीस टॉक, जहां राजीव गांधी ने एक समझौता साइन किया था। उस समझौते में साफ लिखा था कि जिसके पास जो क्षेत्र है फिलहाल उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा। जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी ही मानी जाएगी, जो हमारी है वो हमारी ही रहेगी। इस पर अभी कोई बहस नहीं होगी। माहौल थोड़ा शांति की तरफ ले जाया जाता है और इसे हम LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में सेट कर देते हैं। मतलब जितना इलाका आपके कब्जे में है उससे आगे मत बढ़ना, और हमारे पास जो है हम भी उससे आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद बीजेपी की सरकार आती है और अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहद बड़ा और हैरान कर देने वाला फैसला लेते हैं। वो एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं कि तिब्बत चीन का एक इंटीग्रल पार्ट है। पहले हमने क्या कहा था? तिब्बत ऑटोनोमस है, यानी कि तिब्बत उस इलाके का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन भारत ने पूरी तरह कब्जा या अधिकार नहीं जमाया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौते पर साइन किया तो उसका मतलब यह हुआ था कि भारत मान रहा है कि तिब्बत वास्तव में चीन का हिस्सा है, और इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने चीन को ग्लोबल मान्यता देना शुरू कर दिया। मतलब हम कह रहे थे कि तिब्बत आपका हिस्सा है क्योंकि हम पड़ोसी हैं। यही बात चीन बाकी देशों को दिखाता है और कहता है, देखो भारत ने मान लिया तो तुम भी क्यों नहीं मान रहे। और इस तरह देशों को वन चाइना पॉलिसी के तहत आना पड़ता है। इस बात को मानना पड़ता है कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, नहीं तो व्यापार या अन्य संबंध नहीं होंगे। और जो भारत के पास एक ताकत थी वो भारत ने खो दी। भविष्य में इसका इस्तेमाल चीन भारत को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता था। अक्साई चीन लेने के बाद भी चीन रुका नहीं। भारत ने कई शांति वार्ताएं की, लेकिन उसके बाद भी चीन ने आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल वीजा जारी करना जारी रखा। वो कहते थे कि परमानेंट वीजा नहीं दे सकते क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है। लेकिन 2011 तक काफी दबाव डालने के बाद चीन ने इस हरकत को बंद कर दिया। लेकिन फिर 2020 में गलवान झड़प हुई और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए।
चीन का दावा है कि उसके सिर्फ 2 सैनिक मरे, लेकिन असल में 40 से ज्यादा थे। 15 जून को यह झड़प हुई और 29 जून को भारतीय सरकार ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाना शुरू किया। मोदी सरकार ने इस दौरान एक बहुत सख्त कदम उठाया, चीन के उत्पादों का बहिष्कार। लेकिन असलियत क्या है? 2020 में हमने चीन को बैकआउट करना शुरू किया। उस समय हम सालाना $65 बिलियन का सामान चीन से ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अगले साल 2021 में चीन से खरीदारी बढ़कर $94 बिलियन हो गई। उसके अगले साल 98 बिलियनियर, उसके अगले साल 101 बिलियनियर और अभी इस साल तक हम लोग 73 बिलियनियर अक्टूबर तक ही कर चुके हैं और चांसेस हैं कि और 30 बिलियन तक जाएंगे। मतलब हम लोग चाइना को ₹1 का सामान बेचते हैं और उसके ₹6 से ज्यादा का सामान खरीद लेते हैं। और इस पूरे मास्टर प्लान को हम नो चाइना पॉलिसी कहते हैं। इस नीति के लागू होने के बाद मोदी सरकार ने चीन को आमंत्रित किया और चीन आया और दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। और अगर कोई व्यक्ति घर बैठे कुछ भी दावा कर रहा है तो हमें उससे सीधे लेना देना नहीं है। जैसे बांग्लादेश ने कुछ समय पहले अपना नया मैप जारी किया और उसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दिखाया कि बांग्लादेश का हिस्सा तो हमारा है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा है, वेस्ट बंगाल भी हमारा है, बिहार भी हमारा है, झारखंड भी हमारा है, ओडिशा भी हमारा है। जब बांग्लादेश ने ऐसा किया था तो भारत ने उसके साथ ट्रेड कम कर दिया, कई चीनी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए और आज भी बांग्लादेश से सामान लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल बना दी गई है। और ये सब इसलिए किया जाता है कि ताकि बांग्लादेश पर प्रभाव डाला जा सके, हम लोग उसे दबा सके, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हमारे पास असली मसल पावर है। जैसे ही बांग्लादेश बॉर्डर पर जरा सी भी हरकत करने की कोशिश करता है, हमारी तरफ से सीधा बयान आता है, गलती मत करना वरना तुम रोगे, और आधा बांग्लादेश हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। और ये वही बांग्लादेश है जिसे बनने में कभी भारत ने खुद मदद की थी, लेकिन आज की तारीख में छोटा मोटा देश भी उछलकर सामने आने लगे हैं। और इस पूरी कहानी के बीच एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मजे से पूरी वीडियो देखते रहते हो पर जाते वक्त सब्सक्राइब करके नहीं जाते। 70 से 80% लोग चैनल देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बस सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे देखते रहिए। लेकिन इंडिया इन छोटे से देशों को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, मगर जैसे ही बात चाइना की आती है असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। बांग्लादेश ने अपने घर में मैप बनाया, अपने घर की दीवार पर चिपकाया, हमें उससे दिक्कत नहीं है और हम उसका जवाब भी दे देते हैं। पर जब चाइना अपने घर में मैप बनवाता है और फिर उसे पूरी दुनिया से एक्सेप्ट भी करवा लेता है, तो यही असली मुद्दा है, यही वो प्रॉब्लम है जिससे गड़बड़ शुरू होती है। आपको लगता है कि इंडिया का मैप वो है जो हम देखते हैं, लेकिन असलियत में इंडिया का मैप ये है। ऊपर के 2 पोर्शन तुम देख रहे हो, एक है एलओसी और एक है एलएसी। एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक एरिया पर चाइना ने कब्जा जमाया हुआ है और दूसरे एरिया पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। आज भी हम यही बोलते हैं कि भाई चाइना और पाकिस्तान ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। जमीन तो हमारी ही है, लेकिन अगर हमारा ग्लोबल कोई ठोस दबदबा होता तो हम पूरी दुनिया से ये बात मनवा लेते कि हमारे मैप को इसी नजर से देखो और एक बार को चलो मान भी ले कि ठीक है, दुनिया को हम क्या दिखा रहे हैं। हमारे पास अभी उतनी पावर है ही नहीं जितनी पावर लेकर बैठे हैं, बस उसी के हिसाब से दुनिया को मैनेज कर रहे हैं। फालतू क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है? सही बात है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? हम जितनी पावर लेकर बैठे हैं, क्या हम उतनी भी ठीक से यूज कर पा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले गूगल पर मैंने पाकिस्तान का नक्शा सर्च किया, जिसके अंदर मुझे पाकिस्तान का गलत मैप दिखा दिया था और उस नक्शे के अंदर पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। प्रॉब्लम यह है कि वो मैप गूगल में आया कहां से? मैंने सिंपल सा गूगल सर्च किया पाकिस्तान मैप और उसके अंदर 2 तरह के मैप आ रहे थे। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया के सर्च इंजन के अंदर जो मैप पाकिस्तान क्लेम करता है वो आ भी कैसे रहा है? हमारी सरकार प्ले स्टोर से चाइनीज ऐप हटा देती है, हमारी सरकार ने पॉर्न वेबसाइट को बैन कर रखा है
और ये भी नहीं कि एक बार बैन किया और बात खत्म हुई, बार बार लगातार बैन किए जा रहे हैं। नई वेबसाइट बनती है, सिस्टम ट्रैक करता है और तुरंत बैन कर देते हैं। पोर्न पर तो टॉप क्लास सिक्योरिटी है कि भाई गंदी वीडियो किसी को नहीं देखने देंगे, लेकिन जब बात इंडिया की इमेज की आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने में किसी को कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती। क्या इंडिया चाहे तो ऐसे गलत मैप्स को बैन नहीं करा सकता? 110% करा सकता है। आज अगर मैं इंडिया का मैप सर्च करूं तो 8 सही मैप मिलेंगे और साथ में 2 गलत मैप भी इंडिया के ही दिख जाते हैं। और हमारी सरकार और सिस्टम का पूरा फोकस कहां है? समय रैना को रोज बुली करने में कि भाई एक काम कर, चैरिटी स्टार्ट कर दे, एक काम कर, सॉरी बोल दे, एक काम कर, ये भी कर ले क्योंकि तूने फलाने ठिमकाने का मजाक उड़ाया था। वकीलों के साथ साथ पूरी सरकार पीछे 4 महीने से 2 चुटकुलों के पीछे पड़ी है और अपनी ही चैरिटीज को लेकर ये लोग इतने सीरियस होंगे ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन अब आप खुद सोचो, रशिया हमारा बहुत क्लोज अलाय माना जाता है, सही है? तो फिर अकॉर्डिंग टू रशिया इंडिया का मैप कैसे होगा? ये वाला या फिर ये वाला? जिन्हें लगता है कि पहला मैप होगा सीधे सीधे वहम में हो, और जिन्हें लगता है कि दूसरा मैप दिखेगा वो भी बड़े वहम में हो। अकॉर्डिंग टू रशिया इंडिया का रियल मैप ये है जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला एरिया सीधे पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया है, जो एरिया चाइना के पास है। रशिया ने उसे भी चाइना का हिस्सा दिखा दिया है। ऊपर से लद्दाख का पूरा हिस्सा भी चाइना में जोड़ रखा है। तो सीधे सीधे चाइना के अंदर काउंट कर दिया आपके ही अलाय ने। अब फर्क देखो, जब बांग्लादेश जैसे छोटा देश कोई क्लेम करता है दुनिया हंसती है, लेकिन जब चाइना कोई क्लेम करता है हम लोग मना तो करते हैं पर बस मना ही कर सकते हैं, फाइट बैक नहीं कर पाते। और दुनिया वो तो ज्यादातर चाइना की बात मान ही लेती है। और उसका सबसे बड़ा और एक ही रीजन है, वहां के लोग ज्यादा काबिल हैं, उसके पास पैसा है, मसल पावर है और वो आने वाले टाइम के सुपर पावर भी हैं। तो इस बात को मैं झूठ बोलकर आप लोगों को किसी इल्यूजन में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, हमें चाइना से सीखना पड़ेगा। एक समय था जब चाइना और हम लगभग एक ही लेवल पर खड़े थे, लेकिन आज जो फर्क दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक वजह से नहीं है। और हाँ, ये फर्क उनकी पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि अब तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है और वो दूसरे नंबर पर हैं। उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है ना, सब काम की है, और हमारी जितनी पॉपुलेशन है ज्यादातर सिर्फ नाम की है। हमारे देश में 80 करोड़ लोग हर दिन सरकार की दी हुई फ्री रोटी खाकर चलते हैं। जहां खाने के लिए भी सरकार से मांगना पड़ता है, तो फिर बदले में आप सरकार को क्या वापस दे रहे हो? और उधर चाइना को देखो, वो हर तरफ इनोवेशन कर रहा है, हर फील्ड में टेक्निकल एडवांसमेंट ला रहा है, चाहे न्यूक्लियर पावर हो, चाहे एआई या फिर मैन्युफैक्चरिंग। चाइना हर जगह आगे निकल रहा है। वो आज पूरा कंट्रोल करके बैठा है और अभी जो भी जगहों पर वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है वो सब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया, क्यों? क्योंकि एशिया की 10 सबसे बड़ी नदियां तिब्बत से निकलती हैं, और अब क्योंकि तिब्बत उनके हाथ में है तो वो क्या कर सकते हैं? नेपाल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, असम, इन सब का पानी तक ब्लॉक कर सकते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, इन सब पर काम अभी से शुरू हो चुका है। लद्दाख के पास वाले एरियाज में उनके मिलिट्री बेस बन रहे हैं, डैम्स खड़े किए जा रहे हैं और जमीन को धीरे धीरे अपनी ओर खिसकाया जा रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हम तो दोस्त हैं, यूएसए तुम्हें भी दबा रहा है, हमें भी दबा रहा है, तो चलो दोस्त बन जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये दोस्ती सिर्फ नाम की है। जहां जहां चीन फंसा हुआ है वो उन्हीं जगहों से निकलने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहे जितनी भी चीजें बना ले, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए उसके पास समुद्र का सीधा रास्ता ही नहीं है। उसका आधा देश लैंड लॉक्ड है और दूसरी तरफ से जो रास्ता मिलता है वो पैसिफिक ओशन की तरफ जाता है। लेकिन वहां भी क्या है? 4-5 छोटी छोटी कंट्रीज जो सीधे सीधे चाइना के सामने खड़ी हैं। उनके आगे कुछ भी नहीं है, बस यही छोटे देश जो चाइना के पूरे प्लान को रोक देते हैं। और चाइना भी एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। उसका लगभग 80% तेल मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की एक बहुत पतली सी स्ट्रेट से होकर आता है, यानी जहाजों के गुजरने के लिए बस एक छोटा सा रास्ता, और वही चाइना की लाइफलाइन है।
अब सोचो, अगर कभी चाइना की किसी भी कंट्री से वॉर हो, जिस दिन मलेशिया और इंडोनेशिया ने उस रास्ते को बंद कर दिया, उसी दिन से चाइना की 80% सप्लाई ठप हो जाएगी। कोई भी समझदार आदमी क्या करता है? सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालता। चाइना भी यही कर रहा है। वो सिर्फ एक बैकअप रूट बना रहा है और इसी वजह से वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसी पाकिस्तान के थ्रू चाइना अब एक सीधी पाइपलाइन खींच रहा है, जिससे वो आसानी से ऑयल इंपोर्ट कर सके, और दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान वाले रूट को यूज करके वो इंडिया सी में भी इंटर कर पाए, जिससे उनकी डिपेंडेंसी इंडिया पर भी कम हो जाए और उस पतले से रास्ते पर भी कम हो जाए। अब आते हैं लद्दाख पर। लद्दाख चाइना को सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि जमीन चाहिए, उन्हें चाहिए ट्रेड रूट्स के लिए, ताकि वो पूरी एशिया की सप्लाई चेन पर कंट्रोल रख सके। और दूसरी तरफ वे आसाम के पीछे इतने पागल क्यों हैं? क्योंकि आसाम के बिल्कुल पास आता है इंडिया का चिकन नेक। ये इंडिया की एक बहुत ही वीक जगह है, बहुत ही कमजोर जगह है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इंडिया के बाकी हिस्सों में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वेस्ट बंगाल से गुजरने वाला वो पतला सा कॉरिडोर। अगर कभी इस चिकन नेक में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ब्लॉकेज या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से पूरी तरह कट सकता है। तभी तो इंडिया इस चिकन नेक को लेकर बेहद ज्यादा क्रूशियल होता है। तभी तो इंडिया इस चिकन नेक को लेकर बेहद ज्यादा क्रूशियल है। और याद है, जब किसी नेता ने बांग्लादेश के नए मैप को देखकर बोला भी था, भैया तुम बस एक बार पंगा लेकर देखो, हमें तो वैसे भी अपना चिकन नेक थोड़ा चौड़ा करना है, लड़ाई होगी तो हमें तो जगह मिल ही जाएगी। यानी इंडिया इस चिकन नेक को लेकर सुपर प्रोएक्टिव है। अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट, चाइना को काउंटर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है चाइना से ज्यादा स्ट्रांग बनना। लेकिन आज की रियलिटी क्या है? सच ये है कि हम लोग चाइना से वीक हैं, और हम वीक इसलिए नहीं है कि हमारी मिलिट्री कमजोर है। हम लोग सिर्फ इसलिए वीक हैं क्योंकि हमारा यूथ अंदर से खोखला हो चुका है। 80 करोड़ लोगों को सरकार रोज घर बैठा के खाना देती है, और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि देश स्ट्रांग बनेगा। लेकिन हाँ, अरुणाचल प्रदेश वाले सीन में इंडिया ने रिएक्ट जरूर किया था। इंडिया ने साफ साफ कहा था कि चाइना ने जो भी किया है वो इलीगल है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ का साफ साफ वायलेंस है, इंटरनेशनल लॉ का साफ साफ वायलेशन है। और हाँ, हम कितनी भी बातें करते रहें, आसाम था, है और हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। ये कोई ओपिनियन नहीं, सीधा सीधा फैक्ट है। लेकिन चाइना ने भी अपना जवाब दे दिया था कि उनकी किसी टीम ने, किसी स्टाफ ने कोई भी इलीगल काम किया ही नहीं है। ये हमारी चाइना वाली पॉलिसी है। अगर कोई इनवैलिड पासपोर्ट लेकर आता है तो हम सवाल उठाते हैं, कार्रवाई करते हैं, और चाइना के हिसाब से ये पासपोर्ट भी इलीगल था। उसके मुताबिक उन्होंने वही किया जो ऐसे केस में करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, चाइना तो इस सो कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश को अब भी आधिकारिक तौर पर इंडिया का हिस्सा मानता ही नहीं है।